स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। t इज इक्वल टू 0 पे और t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, दोनों पे काम करना है आपने को। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। एक मिनट, कुछ मिसिंग है क्या? नहीं, नथिंग इज मिसिंग। नोट कर लो आप, ध्यान से सुनो। t इज इक्वल टू 0 पे काम करना है। जैसे ही आपने स्विच शिफ्ट किया तब आपको काम करना है। तो कैसे काम करेंगे, लेट अस सी। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो इंडक्टर वाली ब्रांच है इसमें जस्ट बिफोर शिफ्टिंग करंट जीरो है, क्योंकि ये तो ओपन ब्रांच है। तो जस्ट आफ्टर भी इसमें करंट जीरो रहेगा, लेकिन अब बढ़ना चालू होगा हमेशा। यदि ब्रांच ओपन है तो हमेशा ही जीरो रहेगा, जिंदगी भर के लिए जीरो हो गया। लेकिन अब यदि अपन ने स्विच क्लोज कर दिया तो जीरो से बढ़ना चालू होगा, लेकिन बढ़ना चालू होगा जीरो से, क्योंकि इनिशियली जीरो है। तो इस सर्किट को एनालाइज करने के लिए ये जो ब्रांच जिसमें जीरो करंट है उसको हटा के सर्किट ड्रॉ करेंगे, ये वाली ब्रांच। और इन दो पॉइंट्स के बीच में ब्रांच है, कनेक्ट कर दी गई तो करंट बढ़ेगा, लेकिन अभी शुरुआत में जीरो है तो हमने उसको हटा दिया। तो यदि करंट वगैरह कैलकुलेट करना है तो बहुत इजी है, सिंगल लूप है, टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस से करंट मिल गया। और इधर कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करना है तो जिन दो पॉइंट्स के बीच में ब्रांच कनेक्टेड है इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। बहुत इजी है, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस और ये सेम ही है, सेम ही तो पॉइंट्स हैं। तो ये इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है दैट इज आई इंटू आर, दैट इज ई बाई टू। ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, ये आइडेंटिफाई किया आपने। इन दो पॉइंट्स के बीच में, जिन दो पॉइंट्स के बीच में ऊपर वाली ब्रांच कनेक्टेड है उन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आइडेंटिफाई किया आपने, और पोलैरिटी भी। तो यहां काम करने के लिए एक सिंपल तरीका, भाई यहां आप इस पोटेंशियल डिफरेंस और उसकी पोलैरिटी को यूज करके एक सेल लगा दो, इमेजिन अ सेल, और जिसका ईएमएफ कितना है ई बाई टू। इस इंस्टेंट के लिए जिस इंस्टेंट पे काम करना उस समय ये ई बाई टू, तो ये ई बाई टू का सेल लगा दिया आपने। ठीक है भाई, अब ये तो ई दे रखा है, ये एल, इसमें करंट डिसाइड करना है आपको। ठीक है, तो देखो ये वाला सेल बड़ा है, पहले ईएमएफ डिसाइड करते हैं। ठीक है, यहां बेसिकली तीन सेल्स हैं, ये एक ईएमएफ, यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये एक ईएमएफ, सिर्फ सेल्स हैं। सिर्फ क्या है, सेल्स हैं। तो टोटल ईएमएफ कितना आना चाहिए, टोटल चेंज इन पोटेंशियल कितना आना चाहिए, जीरो। तो टोटल चेंज इन पोटेंशियल जीरो आना चाहिए, तो नेट ईएमएफ जीरो आना चाहिए। तो यहां देखो, इधर ई बाई टू है और इधर ई है, तो ये कितना आना चाहिए, ई बाई टू। और उसकी पोलैरिटी भी देख के डिसाइड कर सकते हैं, ई बाई टू तो ये भी ई बाई टू, तो ये ई बाई टू इस सेंस में। स्टेप वन, बहुत ध्यान से सुने और समझें। ठीक है, और करंट जो है डेफिनेटली इधर डेवलप होगा। आप विजुअलाइज करो, ये वाला सेल इधर करंट डेवलप कराने की कोशिश कर रहा है, ये इधर डेवलप कराने की कोशिश कर रहा है, तो इसकी ताकत ज्यादा है, तो इसमें करंट किधर बढ़ेगा, इधर। ये वाला ईएमएफ इससे बड़ा है तो इसमें करंट इधर डेवलप होगा, तो करंट इधर डेवलप होगा। इनिशियली जीरो है, डेफिनेटली इनिशियली जीरो, लेकिन आगे जब डेवलप होगा तो इसी डायरेक्शन में डेवलप होगा, तो इस डायरेक्शन में। ठीक है, और यदि डीआई निकालना है, डीआई तो दैट इज वीएल बाय एल। वीएल की वैल्यू कितनी आ गई, ई बाई टू। ये सारे पैरामीटर्स आ गए। इज दिस क्लियर? ऑल क्लियर। लैग हो रहा है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा बेटा कनेक्शन। ठीक है, पोलैरिटी रिपीट कर दें। आप देखो ना, यहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ ईएमएफ है, तो टोटल चेंज ईएमएफ में कितना आना चाहिए, जीरो। सिर्फ ईएमएफ ईएमएफ है तो टोटल चेंज कितना आना चाहिए, जीरो केवीएल। तो ये ई बाई टू है और ये ई है, तो ये वाला बचा हुआ ई बाई टू इधर होना चाहिए। ई बाई टू और ई बाई टू मिलकर ई को कैंसिल करेंगे, पोलैरिटी आ गई। ठीक है, वैसे ही करंट को देख के भी डिसाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, चलो
इसमें यदि t टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए काम करना है, t टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए काम करना है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो। चलो ध्यान से सुनिए, t टेंडिंग टू इंफिनिटी पे इसको आइडियल कंडक्टर से रिप्लेस कर देंगे। तो एक खाली ब्रांच आ गई। अब तो करंट में जो पढ़ा है एज इट इज यूज करेंगे। अच्छा, उसका भी रिवीजन हो जाएगा। खाली ब्रांच इन द सेंस कि उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। मीटिंग लॉक हो जाती है, अपना नंबर, ठीक है। ध्यान से सुनो भाई, इसको हमने जो सामने केस चल रहा है प्लीज उस पर फोकस करो। पिछले वाले केस में आपका नेट फ्लक्चुएट हुआ या आपका दिमाग फ्लक्चुएट हुआ और आप नहीं समझ पाए, तो अभी उसको थोड़ा साइड में रखो, इस पे फोकस करो। इसको आइडियल कंडक्टर से रिप्लेस कर दिया यहां पर, बाकी सब एज इट इज। अब जैसे ही आपने देखा यहाँ खाली ब्रांच मिल गई, तो ये बहुत इजी केस हो गया। जिस किसी भी ब्रांच में करंट कैलकुलेट करना है उसको इसके साथ अटैच करके विजुअलाइज करो। जैसे ये वाली ब्रांच, इसमें करंट कैलकुलेट करना है तो जस्ट इन दोनों से जो लूप बन रहा हो उसकी तरफ ध्यान दो। ये ईएमएफ ई करंट फ्लो कराने की कोशिश कर रहा है, पूरा की पूरा ईएमएफ इसके क्रॉस आ रहा है, क्योंकि दूसरा कोई एलिमेंट ही नहीं है यहाँ। तो ये ईएमएफ ई इधर काम कर रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यहाँ ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। पूरा ईएमएफ इन दो पॉइंट्स के बीच में है, तो ये इन सबको यूज किए बिना आप काम कर सकते हो। तो ये सेल अकेला इधर करंट फ्लो कराने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो करंट आएगा इस ब्रांच में वो E/R आ जाएगा। ये शायद याद आ जाए, अपन ने पढ़ा है। इस ब्रांच में करंट निकालना तो उसको भूल जाओ, ये वाला सेल और ये वाला सेल, ये E इधर ताकत लगा रही है, E इधर ताकत लगा रहा है, ठीक है। तो टोटल ईएमएफ कितना हो गया इस ब्रांच में करंट फ्लो कराने के लिए? एक ईएमएफ इधर काम कर रहा है, एक इधर काम कर रहा है, तो टोटल कितना हो गया? 0। तो दिस करंट इज 0, सारे करंट्स आ गए। और यदि ये वाला करंट 0, ये E/R, तो ये वाला करंट आ गया E/R, सारी चीजें आ गई। सर्किट विथ खाली ब्रांच। अजीत बार बार एक ही बात लिख रहे हो बेटा, दोनों सेम ही तो है बेटा। अजीत दोनों सेम है, कन्वर्ट करो ना। अजीत की तो पिटाई होना चाहिए जम के। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आप नोट कर लो बेटा। हर बार अपने को सेल से रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट समझाता हूं मैं। यहां अपने को जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच काम करना है, t इज इक्वल टू 0 पे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो देखो ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे स्विच क्लोज किया आपने, इन दोनों ब्रांचेस में करंट सडनली चेंज नहीं होगा, वो चेंज होना चालू होगा लेकिन 0 से। तो आप सर्किट को रीड्रॉ करो और इन दो ब्रांचेस को अलग कर दो, क्योंकि इनमें करंट नहीं जा रहा है तो इनका सर्किट कैलकुलेशन से लेना देना नहीं, बचे हुए सर्किट से कोई लेना देना नहीं। तो ये दोनों ब्रांचेस आपने अलग करके ड्रॉ कर दी। स्टेप 1 अलग कर दिया। अब यदि इधर करंट पूछा है तो ये वाला करंट 0 है, I2 इज 0, इसको I2 बोल देते हैं, दिस इज 0। I4 इज 0, ये गलत लिख दिया, L4 है। I4 इज 0 जस्ट आफ्टर क्लोजिंग। और ये वाला जो करंट है, देखो सिंगल लूप दिख रहा है आपको, सिंगल लूप में ये जो करंट चलेगा, दिस इज टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। करंट आ गया, ये वाला करंट, इसको बोल देते हैं आई, ये आई और इधर भी आई, ठीक है। इज दिस ओके? अब यदि अपने को इस ब्रांच के लिए काम करना है, बहुत ध्यान से सुनिए,
तो ये जो ब्रांच है इन दो पॉइंट्स के बीच में है, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो इस ब्रांच के लिए काम करना है तो आप चाहो तो सेल ड्रॉ करो, नहीं तो ऐसे ओरली भी काम कर सकते। एक बार सेल के साथ बताता हूं, एक बार बिना सेल के। यहां पर ये हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल पे है, और पोटेंशियल डिफरेंस आई इंटू आर थ्री, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस, इसको वी बोल देता हूं, दैट इज आई इंटू आर थ्री, दैट इज ई अपॉन आर वन प्लस आर थ्री इंटू आर थ्री। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस यहां आपने एक बैटरी के फॉर्म में लगा दिया है, हर बार लगाने की जरूरत नहीं, अभी बिना इसके भी काम हो जाता है। ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, और ये वी। अब यहाँ पे तो करंट जीरो है, ये दोनों मिलके वी शेयर कर रहे हैं, और ये करंट जीरो, तो इसके क्रॉस कितना आएगा? इसके क्रॉस जीरो आएगा, मतलब इसके क्रॉस है पूरा का पूरा वी इसके क्रॉस, और ये L2, दिस इज बेसिकली L2। तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो वी आ गया, यही वाला वी। दिस डिवाइडेड बाय L इज di2/dt। अब की बार अपन ने सेल लगाया और काम किया, ठीक है। ऐसे समझो, इस ब्रांच के लिए काम करना है तो इस ब्रांच के क्रॉस ये वाला पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है, इतना ही। तो अब जरूरी नहीं बैटरी ड्रॉ करें, ऐसे काम करो ना, जहां विजुअलाइज करके काम कर सकते हैं वहां बहुत बढ़िया। भाई ये पोटेंशियल डिफरेंस वी आ रहा है, ये वाला वी आया, तो ये भी वी है, ये दोनों मिलके वी शेयर कर रहे हैं, इसमें करंट जीरो है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जीरो रहेगा, तो पूरा की पूरा इसके क्रॉस वी, V4 is equal to V, that is L di4 by dt। Is this clear? अरे आप लोग डाउट जरूर भेजो, बोथ वैल्यूज आर सेम, बिल्कुल ठीक। ये L4 कर दो, ये L2 कर दो, तो जो वैल्यूज दे रखी है वही यूज करना है, ठीक है। बेटा यहाँ करंट जीरो है ना, इसमें करंट सडनली चेंज नहीं हो सकता आयुषी, तो ये करंट जीरो है, तो आई आर जीरो आएगा, आई इंटू आर फोर जीरो, करंट जीरो इसलिए। हेमांग चाटे वाले इमोजी तुम स्वीकार करो, अभी आगे आएगा, आज ही हो जाएगा, शायद आज हो जाएगा। बिना ड्रॉ किए कैसे करेंगे? आ जाएगा बेटा, अभी अभी देखो, बिना ड्रॉ किए एक बार फिर देख लो। यहां पर ये पोटेंशियल डिफरेंस V आया, तो इसके क्रॉस भी V आया, और इसमें करंट जीरो होने के कारण इसके क्रॉस तो जीरो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो जो V इन दोनों के क्रॉस मिलके है उसमें से इसके क्रॉस तो कुछ भी नहीं आ रहा है, तो पूरा V इसके क्रॉस, ठीक है आयुषी? कनिश, आयुषी नहीं कनिश, सॉरी, ये ओरल करना बताया, ठीक है। अच्छा, वो केसेस जहां पर इंडक्टर के पास इनिशियली करंट है, वेरी क्रिटिकल केस, जहां इंडक्टर के पास अपना करंट है वहां कैसे काम करेंगे, चलो देखो, आप ये स्क्रीनशॉट ले लो, काम करने का तरीका समझाता हूं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपको ये दे रखा है कि ये जो ये स्विच जो है बहुत लंबे समय से इस पोजीशन पे है, मतलब ये सर्किट स्टेडी स्टेट एक्वायर कर चुका है, ये तो ओपन ब्रांच है। यदि स्विच इस पोजीशन में है तो ये सर्किट क्लोज सर्किट, और ये ओपन ब्रांच। तो कहते हैं ये वाला सर्किट स्टेडी स्टेट एक्वायर कर चुका है, दिस हैज एक्वायर्ड स्टेडी स्टेट, वो क्वेश्चन में स्टेटमेंट में क्लियरली मेंशन कर देंगे, ये स्टेडी स्टेट एक्वायर कर चुका है, और अब अपन इसमें चेंज प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब इसको छेड़ रहे हैं अपन। तो t इज इक्वल टू जीरो के जस्ट पहले बताओ इसमें करंट कितना है? ये वाले सर्किट ने स्टेडी स्टेट एक्वायर कर ली है, तो इधर शिफ्ट करने के जस्ट पहले यदि इस लूप में करंट निकालना है तो इसको आइडियल कंडक्टर से रिप्लेस करना है, तो E बाय आर, क्योंकि इसका तो रेजिस्टेंस है ही नहीं, E डिवाइडेड बाय सिर्फ R। तो इसमें t इज इक्वल टू जीरो के जस्ट पहले करंट जो आया दैट इज E बाय आर। और जैसे स्विच क्लोज करेंगे, इधर शिफ्ट करेंगे रादर, बहुत ध्यान से सुनिए बेटा, जैसे इधर शिफ्ट किया ये करंट
रिड्यूस होगा लेकिन सडनली रिड्यूस नहीं होगा। ये जो करंट है इनिशियल करंट आई नॉट, ये ई बाय आर ही रहेगा कि क्योंकि ये कभी भी सडनली चेंज नहीं हो सकता। इट कैन नेवर रिड्यूस और इंक्रीज सडनली। तो पहले स्विच को शिफ्ट करने के पहले वो ई बाय आर था, तो शिफ्ट करने के जस्ट बाद भी वो ई बाय आर से रिड्यूस होगा। रिड्यूस क्यों होगा? क्योंकि कंटिन्यूस करंट मेंटेन करने के लिए तो सेल चाहिए, कंटिन्यूस करंट मेंटेन करने के लिए तो सेल चाहिए, यहां तो सेल है ही नहीं, तो भाई करंट रिड्यूस तो होगा, डेफिनेटली रिड्यूस होगा। उसको ऐसे भी समझे कि करंट फ्लो हो रहा है, तो भाई इसको, इसमें करंट, कांस्टेंट करंट मेंटेन करने के लिए कोई एनर्जी सप्लाई करने वाला सोर्स चाहिए, वो तो है ही नहीं, तो कांस्टेंट करंट नहीं होने वाला है, करंट रिड्यूस होगा लेकिन वो सडनली रिड्यूस नहीं होगा, इसके कारण सडन रिडक्शन नहीं है। तो सबसे पहले आपसे पूछा है जस्ट आफ्टर टी इज इक्वल टू जीरो करंट, तो टी इज इक्वल टू जीरो पे करंट आ गया, ई बाय आर, जो जस्ट पहले था वो बाद में, सारे पैरामीटर्स यहां लिख रहे हैं। दूसरा आपको पूछेंगे भाई वीएल बताओ या वीआर बताओ। सेकेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, यहां पर आपको लूप की केवीएल को यूज करके प्रॉपर्टीज इन्फर करना है। ये वाला केस तो बहुत इजी है क्योंकि सिर्फ दो ही एलिमेंट है, तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, दोनों पैरेलल में आ गए, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम है। तो यहां पे इस केस में आपको यदि वीएल लिखना है तो वीएल लूप से ही मिलेगा, केवीएल से मिलेगा। वीएल इज इक्वल टू वी आर विच इज आई नॉट इनटू आर। ये वी आर तो हमेशा कैसे निकलेगा? वी आर निकालना है तो आई इंटू आर, आई हमको मालूम है, आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को वी आर मिल जाएगा, और वी आर और वीएल ये दोनों बराबर है। तो इनिशियली, सॉरी दिस इज 10 आर, तो ये दोनों इनिशियली वी एल इज इक्वल टू वी आर इज इक्वल टू 10 ई नॉट आ गए। और अपने को डीआईबिलिटी पूछा है, तो डीआईबिलिटी तो इनिशियली सब कुछ इनिशियली इस वी एल बाय एल, वी एल आया 10 ई नॉट, इसको एल से डिवाइड करेंगे तो डीआईबिलिटी आएगा। अब आपको बताना है, बताओ ये करंट जब सेल नहीं है तो ये करंट मेंटेन रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बढ़ेगा कि घटेगा? सी, आई और डी, जल्दी बताओ। ये कांस्टेंट कौन बोला बेटा? गड़बड़, बिना बैटरी के कांस्टेंट थोड़ी रह सकता है। कुछ लोग इंक्रीज बोल रहे हैं, राम पाटीदार इंक्रीज बोल रहे हैं। अरे बेटा कैसे इंक्रीज होगा मोहम्मद? करंट तो डिक्रीज होगा ना भाई, यहाँ करंट खत्म हो जाएगा क्योंकि उसको मेंटेन करने के लिए सेल नहीं है, उसको मेंटेन करने के लिए कोई सेल नहीं है, तो वो खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन इसी कारण वो सडनली खत्म नहीं हुआ, धीरे धीरे खत्म होगा। तो करंट फाइनली जीरो हो जाएगा, करंट फाइनली जीरो हो जाएगा, तो करंट रिड्यूस हो रहा है तो डीआईबिलिटी नेगेटिव। जो क्वांटिटी रिड्यूस होती है उसकी रेट ऑफ चेंज नेगेटिव आती है, जो क्वांटिटी रिड्यूस होती है उसकी रेट ऑफ चेंज नेगेटिव आती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, लास्ट पॉइंट इसमें जो पूछा जा सकता है, कितनी हीट जनरेट हो रही है? बहुत इंपॉर्टेंट। बैटरी तो है नहीं, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें हीट जनरेट हो रही है, और बैटरी तो सप्लाई नहीं कर रही, तो वो हीट कहां से आ रही है? जो इसमें एनर्जी स्टोर्ड है। टोटल हीट कितनी जनरेट होगी इसमें? जो भी एनर्जी स्टोर्ड है, जब वो ये डिसिपेट कर देगा तो खत्म हो जाएगा करंट। तो समझे, यहाँ बैटरी एनर्जी सप्लाई करने के लिए नहीं है, तो जो भी इसमें एनर्जी सप्लाई हो रही है दैट इज फ्रॉम इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ इंडक्टर, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, दैट इज हाफ एल ई बाय आर का स्क्वायर। ठीक है, डिक्रीज होने से रोकेगा लेकिन डिक्रीज को रोक नहीं पाएगा, समझो, सडनली डिक्रीज नहीं होने देगा, ठीक है, बट डिक्रीज तो होगा, सडनली नहीं होगा। राम पाटीदार, जूल हीटिंग क्यों नहीं? ये जूल हीटिंग है तो है बेटा हिमांशी, ये जूल हीटिंग ही तो है। अरे देखो, किसी बच्चे को ब्लॉक किया क्या? नेताजी, ये एक बच्चे का बार बार फोन आ रहा है यार, ये लो बात कर लो, बेचारा परेशान हो रहा होगा।
ऋतिक पटेल, आधी एनर्जी हीट में होगा, ये क्या बोल रहे हो, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। वी आर और वी एल इक्वल कैसे बेटा? आपके पास यदि दोनों आंखें अच्छे से काम कर रही है तो बस देखना है ध्यान से। वी एल और वी आर दोनों पैरेलल में तो दोनों बराबर रहेंगे, कुछ समझाने लायक है ही नहीं उसमें। नथिंग इज टू बी एक्सप्लेन। ठीक है आर्यन? यस इनिशियल, यस यस, स्पार्किंग का कारण नहीं, अभी समझेंगे ना स्पार्किंग। इसमें जो ईएमएफ आ रहा है, जो इनिशियली इंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, वो 10 ई नॉट आ रहा है, वो 1000 ई नॉट हो सकता है, वो कितना भी हो सकता है। करंट को सडनली चेंज होने से रोकने के लिए जितनी जरूरत होती है उतना ईएमएफ डेवलप कर लेता है वो। तो इस पे आएंगे अपन, ये समझाऊंगा मैं। स्पार्किंग अपन समझेंगे क्यों होती है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा और देखते हैं सो दैट यू फील कंफर्टेबल। फिर से ये स्टेडी स्टेट एक्वायर कर चुका है, हैज एक्वायर्ड स्टेडी स्टेट, और फिर t इज इक्वल टू 0 पे शिफ्ट कर रहे हैं, फिर t इज इक्वल टू 0 पे शिफ्ट कर रहे हैं, सारे पैरामीटर्स निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब इधर शिफ्ट करेंगे तो इसमें करंट सडनली चेंज नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम। तो यहां पे अभी करंट शिफ्टिंग के जस्ट पहले वाला करंट, तो स्टेडी स्टेट आ गई है इस लूप में, तो इसको तो आइडियल कंडक्टर से रिप्लेस करेंगे। यदि ये आइडियल कंडक्टर से रिप्लेस हो गया तो यहां सिर्फ आर रह गया, तो ई बाय आर, ये करंट ई बाय आर। बस वैसा कि वैसा ही है, बस रिपीटेशन के लिए, ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ जाएं। ये इनिशियल करंट आई नॉट जस्ट आफ्टर शिफ्टिंग। अब ध्यान से सुनिए, इनिशियल करंट तो जो जस्ट पहले था जस्ट बाद में रहेगा, करंट आ गया सबसे पहला पैरामीटर, टी इज इक्वल टू 0 का करंट। अब यदि आपको वीएल पूछा है तो दो एलिमेंट नहीं है, तीन है। तो बहुत ध्यान से सुना है, यहां पे ईएमएफ जनरेट होता है, यहां क्या जनरेट होता है, ईएमएफ। और ये ईएमएफ करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। भाई बिना ईएमएफ के करंट थोड़ी फ्लो हो सकता है, यहां पर उस करंट को मेंटेन करने के लिए सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है। तो यहां जो ईएमएफ डेवलप हो रहा है दैट इज सपोज वी, उसकी पोलैरिटी कैसे जज करेंगे, करंट ऐसे चल रहा है ना, करंट ऐसे चल रहा है, देखो ये करंट ऐसे चल रहा है, तो ये ईएमएफ ऐसा होना चाहिए। पोलैरिटी समझो, फिर बाद में पूछोगे नहीं तो, ध्यान नहीं है आज कुछ बच्चों का बिल्कुल। करंट ऐसे चल रहा है तो इसका ईएमएफ ही इस करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ईएमएफ ऐसा होना चाहिए। और मान लो ये ईएमएफ ई है या वी है, ये ईएमएफ वी है, तो टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इस करंट, टोटल ईएमएफ जो इसमें डेवलप होता है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इस करंट विच इज ई बाय आर, दिस इज द करंट। तो इनिशियल इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल कितना आ गया, 3E। सेकेंड, फर्स्ट तो ये करंट आया, सेकेंड वीएल निकाला, और वीएल निकाला तो अपन डीआई बाई डी टी पता कर सकते हैं, डीआई बाई डी टी इज 3E बाय एल, वीएल बाय एल। अब आप साइन बताओ, प्लस की माइनस, जल्दी बताओ। शाबाश, क्योंकि यहाँ पे बैटरी नहीं ना तो बेटा करंट फाइनली खत्म हो जाएगा। उसको सडनली खत्म कौन नहीं होने दे रहा है, ये, नहीं तो सडनली खत्म हो जाता है, बैटरी हटाओ और करंट खत्म हो जाता है, बट इसके कारण वो धीरे धीरे खत्म होगा, खत्म तो होगा, माइनस क्योंकि रिड्यूस हो रहा है। और फिर आपसे पूछेंगे बताओ इसमें कितनी हीट, पहले टोटल हीट लिखता है बेटा, पहले टोटल हीट, जो भी सर्किट में हीट डेवलप हो रही है, बैटरी तो है नहीं, ये इंडक्टर की एनर्जी हीट में कन्वर्ट होगी, तो हाफ एल आई नॉट स्क्वायर टोटल हीट, टोटल। और यदि इसकी हीट पूछ ली है तो सुनो बेटा ध्यान से, इसको इसमें या इसमें हीट निकालना है, तो हीट के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज आई स्क्वायर आर इंटू टी, आई स्क्वायर आर इंटू टी, दोनों सीरीज में है, ये दोनों में करंट सेम है, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू आर। सेम टाइम तक के लिए दोनों में करंट चलेगा, करंट खत्म हो जाएगा तो दोनों में खत्म हो जाएगा।
करंट है जब तक तो दोनों में है, खत्म हो गया तो दोनों में खत्म हो गया, तो टाइम दोनों के लिए सेम है, करंट क्योंकि सीरीज में दोनों के लिए सेम है, तो हीट डिसिपेटेड इज प्रोपोर्शनल टू आर। तो यहां पर हीट का जो रेशियो है आर और टू आर में, जो हीट डिसिपेट हो रही है वो किस रेशियो में, इट इज इन रेशियो 1:2, H1/H2, H इज प्रोपोर्शनल टू R। तो इसमें जो हीट डिसिपेट होगी दैट इज 1/1 + 2 ऑफ टोटल। इसमें जो हीट डिसिपेट होगी दैट इज 2 × 1 ऑफ टोटल। टोटल ये रही। याद आया ये अपन ने करंट में पढ़ा है। मोर रेजिस्टेंस मोर हीट, बिल्कुल ठीक है बेटा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट। पैरेलल में आप करो ना, उसमें पैरेलल में सिर्फ ये इतना हो जाएगा, पैरेलल में V²/R आ जाएगा, पैरेलल में तो V²/R आ जाएगा, तो इन दोनों का रेशियो 2:1 हो जाएगा। बस इतना सा चेंज, नथिंग एल्स। रियल लाइफ से भी देख सकते हैं, बिल्कुल राम सही बोल रहे हो बेटा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस जो कि अभी तक एग्जाम में नहीं आया बट हाईली एक्सपेक्टेड। राम आज सिली क्वेश्चंस पूछ रहा है, आप लेकिन मत बोलो ऐसा, ठीक है? आप एक दूसरे पे कमेंट मत करो। एक आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। बहुत अच्छा केस है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें। पूजा बेटा क्या रिप्लाई नहीं दिया आपने? मुझे व्हाट्सएप किया था कि अभी कुछ बोला? अरे रिप्लाई इसलिए नहीं कर रहा हूं, मैं क्वेश्चंस कलेक्ट कर रहा हूं और अपन डाउट क्लास के पहले ग्रुप पे भेज देंगे और फिर मैं वो सॉल्यूशंस बताऊंगा क्लास में। आज भी आपको क्वेश्चंस भेजना है, ठीक है? अपने डाउट्स भेजो। सर्किट हैज acquired steady state and at t is equal to 0 a rod of ferromagnetic material is suddenly inserted in solenoid। t is equal to 0 के जस्ट बाद अपने को ये सारे कैलकुलेशंस परफॉर्म करना है, तो मैं केस बता रहा हूं। अभी रॉड भूल जाओ, यहां पर इस सर्किट ने स्टेडी स्टेट एक्वायर कर लिया और सडनली एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की रॉड जो है इस सोलेनॉइड में इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो देखो यहां पे जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ध्यान से सुनना। इंडक्टर जो है बेसिकली फ्लक्स में चेंज को अपोज करता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है। इंड्यूस्ड डीएमएफ इज गिवन बाय -d∅/dt। बहुत ध्यान से सुनेंगे, सारे कंफ्यूजन अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। तो जब भी फ्लक्स चेंज होगी तो उसके चेंज को अपोज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। ये है बेसिक लॉ, फैराडेज लॉ। लेकिन हम इस फ्लक्स को लिखते हैं एज L×I, और इसी के कारण फ्लक्स सडनली चेंज नहीं हो सकती। जो बेसिक लॉ है, एकदम बेसिक लॉ, फाई कैन नेवर चेंज सडनली, कैन नेवर चेंज सडनली। वाई? क्योंकि जब भी वो चेंज होगी तो उसको चेंज करने के लिए ईएमएफ डेवलप होगा। यह है बेसिक रूल, यह है बेसिक रूल। उसको चेंज, उसमें चेंज को अपोज करने के लिए ईएमएफ डेवलप होगा, इसलिए वो सडनली चेंज नहीं हो पाएगी, वो ग्रेजुअली चेंज होगी, है ना? लेकिन हम फ्लक्स को लिखते हैं L×I, और अभी तक जितने भी केसेस कवर किए हैं सब में L कांस्टेंट। ये तो बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट मान के काम किया अभी तक। L हमने कांस्टेंट माना है सो फार, बाय डिफॉल्ट, इफ नथिंग इज मेंशन्ड सो फार। और कुछ भी मेंशन नहीं है तो L को कांस्टेंट मानेंगे। इसका मतलब ये है, ये तो कांस्टेंट है, फ्लक्स सडनली चेंज नहीं हो सकती, और L यदि कांस्टेंट है इसका मतलब I सडनली चेंज नहीं हो सकता। अभी तक हमने कॉन्सेप्ट यूज किया है। तो यदि ऐसा है, L कांस्टेंट है,
तो यदि ये सडनली चेंज नहीं होगी, इसका मतलब ये सडनली चेंज नहीं होगा। तो ऐसे केस में वी कंक्लूड दैट इट कैन नॉट चेंज सडनली। ये अभी तक अपन ने किया क्योंकि एल कांस्टेंट था, लेकिन कभी एल चेंज हो गया तो बेसिक चीज क्या है, फाई कैन नॉट चेंज सडनली। मान लो एक सोलेनॉइड है, इसमें करंट है सपोज आई नॉट और इसका इंडक्टेंस है एल नॉट। आपने सडनली एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इंसर्ट किया जिसका म्यू आर है 2, सडनली म्यू आर है 2। तो जो एल होता है सेल्फ इंडक्टेंस म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल होता है, और यदि मैग्नेटिक मटेरियल आ गया तो यहाँ पे म्यू आर आ जाएगा। यदि मैग्नेटिक मटेरियल इंसर्ट किया तो इसके साथ म्यू आर आ जाएगा। तो पहले यदि ये एल नॉट था और अब अपन ने ये रॉड सडनली इंसर्ट कर दी तो ये सडनली डबल हो गया, ये सडनली डबल हो गया। ये प्रोडक्ट कभी भी सडनली चेंज नहीं हो सकता। फ्लक्स बेसिकली कैन नॉट चेंज सडनली। अब एक नया केस, यदि ये सडनली डबल हो गया तो इसको कांस्टेंट रखने के लिए सडनली आधा हो जाएगा। तो ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अपन एल का वेरिएशन अकाउंट करेंगे। तो यदि एल को डबल कर दिया तो सडनली करंट आधा हो जाएगा, ताकि एल इंटू आई जो फ्लक्स है वो सेम रहे। ये बहुत क्रिटिकल है, समझ में आया ये? तो ये एग्जाम्पल भी आपको ध्यान रखना है, ये मैं यहां लिख देता हूं। जैसे किसी एक सोलेनॉइड में एल नॉट और आई नॉट है, इसको सडनली सपोज आपने आधा कर दिया तो अब करंट कितना हो जाएगा? प्रोडक्ट एल इंटू आई सेम रहना चाहिए, तो सडनली 2 आई नॉट होगा। फिर वो बाद में धीरे धीरे और चेंज होगा, बात अलग है, बट ये पहला पॉइंट अपने को समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये नोट कर लो बेटा। हाँ, टी इज इक्वल टू 0 पर बिल्कुल, हमेशा के लिए नहीं। अभी उस पर आ रहा हूं, आगे आगे की बात इतनी करते हो ना तुम। आ रहा हूं बेटा, उस पर भी आ रहा हूं, आगे क्या होगा उसको भी समझाऊंगा, अभी पहले ये नोट कर लो। ठीक है, डन। अब ये केस देखो बेटा, बहुत ध्यान से सुनिए। जब ये रॉड हमने इंसर्ट नहीं करी थी तब ये सर्किट स्टेडी स्टेट एक्वायर कर चुका है। तो अभी करंट कितना रहेगा? बिफोर, जस्ट बिफोर इंसर्शन करंट कितना रहेगा? ई बाय आर। और जस्ट आफ्टर, अब इंसर्ट कर दिए रॉड, तो एल जो है वो 5L हो गया है। एल जो है वो 5L हो गया है, तो करंट जस्ट आफ्टर वो टी इज इक्वल टू 0 पे, करंट टी इज इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा? ई बाय 5R, 1/5 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 के फैक्टर से बढ़ गया है। तो ये बड़ा क्रिटिकल है। ठीक है, ये बड़ा क्रिटिकल है कि भाई यहाँ पे ये एल 5 के फैक्टर से बढ़ गया तो करंट 5 के फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन स्टडी स्टेट में, बहुत ध्यान से सुनो, स्टडी स्टेट में चाहे जो इंडक्टेंस हो, एल हो कि 5L हो, स्टडी स्टेट में उसको कैसे रिप्लेस करोगे जरा बताओ मुझे? स्टडी स्टेट में तो करंट अब चेंज होना बंद हो जाएगा। तो स्टडी स्टेट में यहां एल और 5L डजेंट मैटर, यहां पर इसको आइडियल कंडक्टर से रिप्लेस करेंगे तो स्टेडी स्टेट का करंट फिर बताओ कितना मिलेगा? फिर से अगेन आई इंफिनिटी कितना मिलेगा? ई बाय आर। आई इंफिनिटी कितना मिलेगा? ई बाय आर। नो, बिल्कुल नो, रेजिस्टेंस बिल्कुल चेंज नहीं हो, रेजिस्टेंस आ रही है बेटा। ठीक है, तो हुआ ये है इस केस में, ध्यान से सुनना बेटा, करंट रॉड इंसर्ट करने के बाद ये स्टडी, ये हमें ग्राफ तो बाद में बताऊं, करंट ई नॉट ई बाय आर था, सडनली 1/5 हो गया, लेकिन फिर वो टाइम के साथ बढ़ के ई बाय आर हो जाएगा, फिर टाइम के साथ बढ़ के ई बाय 5 हो जाएगा। अरे बेटा कनिश, वो रॉड का म्यू आर 5 आपने नोट नहीं किया क्या? रॉड जो है उसका म्यू आर 5 है। ठीक है, इसलिए वो 5 के फैक्टर से बढ़ जाएगा।
डिएबिलिटी इज पॉजिटिव। यस यस, वो भी, उस पे भी आ रहा हूँ बेटा, उस पे भी आ रहा हूँ। आप पहले इसको यस और नो बोल दो। एक तो ये मैंने बताया और फिर ये भी बता दिया। पहले फर्स्ट वाले के दोनों पॉइंट्स वाई और एन बोल दो। यस 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 यस, नो प्रॉब्लम सर। सेकंड, अब ये हटा रहा हूं मैं। करंट जो E/5R हो गया t इक्वल टू 0 पे, वो स्टेडी स्टेट में बढ़ के E/R हो जाएगा। तो करंट बढ़ेगा, अभी घट गया सडनली, फिर वो ग्रेजुअली बढ़ेगा। तो t इक्वल टू 0 पे अपने को ये सब निकालना है। बहुत ध्यान से सुनो, t इक्वल टू 0 पे VR निकालना है। एट t इक्वल टू 0 VR, t इक्वल टू 0 पे करंट अभी अपन ने निकाला, कितना आया था? t इक्वल टू 0 का करंट 1/5 हो गया था I इंटू R। I जो निकाला t इक्वल टू 0 पे E/5R इंटू R, तो ये E/5 हो गया। ये VR आ गया, तो बचा हुआ VL रहेगा। तो ये E है और t इक्वल टू 0 पे ये E/5 हो गया है, तो बताओ ये कितना आएगा? बचा हुआ 4E/5। और इधर DI/dt निकालना है, तो VL डिवाइडेड बाय L, और प्लस क्योंकि करंट बढ़ रहा है E/5R से E/R तक। हेलो, ठीक है। अच्छा, एक केस ऐसा और देखते हैं, सो दैट एक अच्छा कंफर्ट लेवल आ जाए। ये सर्किट ने स्टेडी स्टेट एक्वायर कर रखी है। अंदर रॉड है सोलेनोइड के अंदर, और उसके साथ इसका इंडक्टेंस है 4 हेनरी। इसका इंडक्टेंस है 4 हेनरी। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो। दृष्टि, इफ यू वर करेक्ट माय अंडरस्टैंडिंग हैज बीन इंक्रीज एंड आई एम ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट मोर। बहुत बढ़िया दृष्टि बेटा, सत्यम दिखाता हूं बेटा। समझो, ये स्टेडी स्टेट एक्वायर कर चुका है, तो अभी मुझे करंट बताओ, इस समय करंट बताओ, जल्दी से लिखो तो। वैसे तो बहुत ही गंदा कैलकुलेशन है। करंट 4 आ जाएगा, क्योंकि ये तो आइडियल कंडक्टर से रिप्लेस हो जाएगा। तो अभी करंट है, इनिशियल करंट है जस्ट बिफोर, करंट है 4 एम्पियर। सडनली ये रॉड निकाल दी। नाउ रॉड इज रिमूव्ड सडनली एट t is equal to 0, rod is removed। अब करंट बताओ, जल्दी बताओ, t is equal to 0 का करंट बताओ। म्यू आर 2 है, तो बाहर निकाल देंगे तो ये आधा हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा, L आधा हो जाएगा। L आधा हो जाएगा तो फ्लक्स को सेम रखने के लिए करंट डबल हो जाएगा। अब वी आर बताओ, t is equal to 0 पे, सब कुछ t is equal to 0 पे, वी आर बताओ जल्दी। वी आर कितना हो जाएगा?
अब VL बताओ जल्दी से। वो 40, ये 20, तो ये कितना हो जाएगा 20 वोल्ट। उसकी पोलैरिटी बताता, अपन सिर्फ वैल्यू निकाल रहे हैं। VL इज 20। एक एक पॉइंट समझते चलो। IR से, I इंटू आर से VR आ गया, ठीक है। और VL फिर बचा हुआ 20, क्योंकि टोटल चेंज इन पोटेंशियल हैज टू बी 0। 20 और 20 और ये 40, ठीक है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम इसमें? VL 20 में कोई प्रॉब्लम? फाइव एल से डिवाइड करेंगे मृदुल। लास्ट क्वेश्चन में अभी मेरे को ध्यान नहीं, उस पे आते हैं, आप इसको देखो। यदि अपने को डीआईबेरिटी या करंट एट इंफिनिटी बताना, वापस से स्टेडी स्टेट करंट बताना, वापस से स्टेडी स्टेट करंट बताओ, वापस से स्टेडी स्टेट करंट बताना है रॉड निकालने के बाद, फिर से वो 4 आ जाएगा। अच्छा, t इज इक्वल टू 0 पे डीआईबेरिटी की वैल्यू बताओ। t इज इक्वल टू 0 पे डीआईबेरिटी की वैल्यू देखें कितने लोग सही करते हैं रॉड रिमूव करने के बाद। आ रहे केशव? उस पर भी आ रहा हूं बेटा, बिल्कुल आ रहा हूं। जस्ट बाद तो VL आ गया 20 और L लोग 4 ले रहे हैं। अरे 4 लोगे कि 2 लोगे, जल्दी बताओ, क्या सिली मिस्टेक करते हो एग्जाम में जो करते हो। देखो यहाँ पे उसकी झलक दिख रही है, ये आधा हो गया ना बेटा, तो वैल्यू तो 10 आ गई है, प्लस की माइनस ये डिसाइड करना है। पहले ये बताओ, ये क्लियर है? 2 लेंगे, बढ़िया। अब आप देखो करंट 8 से 4 आ रहा है, रिड्यूस हो रहा है, करंट सडनली बढ़ गया था ना, अब 8 से 4 आ रहा है, तो इट हैज टू बी। एवरीथिंग क्लियर नाउ? चलो, पिछले वाले का स्क्रीनशॉट लेना था आपको, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें कोई डाउट है तो लिख दो जल्दी। अदिति, VL नॉट क्लियर, VL प्लीज। एक बार VL बता देता हूँ। V फाइनल ये क्या लिख रहे हो? VL ही लिख रहे हो ना, VL। चलो देखो VL देख लो भाई, VR तो समझ में आ गया। अब इसमें इसके क्रॉस टोटल वोल्टेज ये दोनों मिलकर जनरेट करेंगे, तो ये भी सेल जैसा बिहेव करता है ना, इंडक्टर भी EMF जनरेट करता है। ये सिर्फ 20 वोल्ट अप्लाई कर रहा है और इसके क्रॉस आ रहा है 40। ये सिर्फ 20 अप्लाई कर रहा है और इसके क्रॉस 40 आ रहा है, तो बताओ इंडक्टर कितना सप्लाई कर रहा है? यस, 5L से डिवाइड करेंगे मृदुल, यू आर राइट। अरे बाप रे, आज लोग क्या कर रहे हैं समझ में ही नहीं आ रहा है। तो यहां पर कौन सा पॉइंट बता रहा था मैं? एक तो ये बता दिया भाई, ये 20 और इसके क्रॉस 40 आ रहा है, तो बचा हुआ 20 इसको सप्लाई करना पड़ेगा, तो ये VL आया 20 का। और एक यदि क्लास में होता तो इतनी जम के डांट पिटती। यहां पर जब μr 2 है तो L की वैल्यू 4 है, इसको बाहर निकाल देंगे तो ये 2 के फैक्टर से कम हो जाएगा। श्रेयांश, ये से 5L से डिवाइड करेंगे ना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मृदुल जो बोल रहा है ठीक बोल रहा है बेटा। यहाँ पे ये जो है बिल्कुल इसमें गड़बड़ हो गई। 5 एक बार लिखा हुआ था तो मुझसे भी प्रिंटिंग एरर हो गया है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जो भी VL है उसको उस समय के L से डिवाइड करना है जब आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। अब एक दो क्वेश्चंस सीरीज और पैरेलल के बहुत ध्यान से सुनेंगे। ऐसे यहां पर आपको इस सर्किट में इस एमीटर की रीडिंग दे दी और आपको V1 V2 की रीडिंग पूछी है, एंड दिस इज गिवन एज 16 वोल्ट, दिस इज आल्सो गिवन। ध्यान से सुने बेटा, फटाफट मैं ही बता देता हूं इसको। यहां सभी मीटर्स आइडियल मान के काम करेंगे, इसलिए मैंने वोल्ट मीटर्स थोड़े से अलग ही ड्रॉ कर दिए हैं।
क्योंकि वोल्ट मीटर को सर्किट से निकाल के काम करते हैं, उनका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, तो उनमें करंट नहीं जाता है। तो मैंने ड्रॉ ही ऐसे किया कि यहाँ पे अपने को इन दोनों की रीडिंग यानी इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप्स बताना है। ध्यान से सुनो, ये 2 एम्पीयर का करंट है और यहाँ एक ही रेजिस्टेंस है। टोटल ईएमएफ है 16, टोटल ईएमएफ है 16। इसके क्रॉस सिर्फ कितना आ रहा है? करंट 2 एम्पीयर का चल रहा है, रेजिस्टेंस 2 है, तो इसके क्रॉस 4 वोल्ट आ रहा है। कलर चेंज कर देते हैं अपन, जो मैं सॉल्यूशन की स्टेप्स लिख रहा हूं उसमें कलर अपन यूज करते हैं दिस वन। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 4 वोल्ट और टोटल कितना है 16, मतलब ये दोनों मिलके 3 और 6 मिलके 12 शेयर कर रहे हैं। एक पॉइंट आज जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, 2 या 3 बच्चे बेटा उनको कंसंट्रेशन आज रियली लो है। नाम नहीं लूंगा क्योंकि अलग अलग टाइम पे अलग अलग बच्चों का कंसंट्रेशन फ्लक्चुएट होता है, तो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है। लेकिन ध्यान रखें इस बात का, सुनने पे पूरा ध्यान रहेगा तो समझ में आएगा, नहीं तो बार बार रिपीट करवाएंगे, अपना भी नुकसान करेंगे, दूसरों का भी, उससे बचना है अपने को। ये 4 वोल्ट है, 16, ये दोनों मिलके है जो कि सीरीज में है, 12 शेयर कर रहे हैं। और हमने सीरीज में पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला कल देखा था, L1 L2 दोनों V टोटल शेयर कर रहे हैं, तो इसके क्रॉस जो आएगा दैट इज L1 V टोटल अपॉन L1 प्लस L2। तो ऐसे ये दोनों मिलके इसका कितना पार्ट शेयर कर रहे हैं? 4 इधर आ गया, 12 शेयर कर रहे हैं। 12 ये दोनों शेयर कर रहे हैं, तो L1 के क्रॉस कितना आएगा? L1 V टोटल अपॉन L1 प्लस L2, 4 वोल्ट आ गया। ये 4 वोल्ट आ गया तो बचा हुआ 8 वोल्ट इसके क्रॉस। ये पहला सॉल्यूशन, ठीक है। ये नोट कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तुम्हारा नंबर बोलो एक बार। चलो ठीक है, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ये चैलेंज है आप लोगों के लिए, लग जाओ। आपको किन की रीडिंग निकालना है? A1 A2 A3 की रीडिंग निकालना है। स्कूल गए थे तो थक गए आज, कोई बात नहीं बेटा, कोशिश करो। निहारिका, ये ऋषिका, बेटा भैया अपना नंबर सेंड कर रहे हैं, यदि कोई मीटिंग वापस ज्वाइन नहीं कर पाता है तो ये नंबर आप नोट कर लो, ठीक है। A1 एक का आंसर आ गया, A1 10 एम्पियर। इज दिस वैलिड फॉर ऑल डे? कनिश, वैलिड फॉर ऑल डे नहीं, ये सिर्फ इवनिंग बैचेस के लिए है। आप मॉर्निंग के स्टूडेंट हो इवनिंग के? कनिश, चलो ठीक है। चलो बेटा आप समझो, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, सब लोग पूरा ध्यान इधर दो सुनने पे। यहां पर टोटल वोल्टेज, सर्किट का एक पार्ट दिया है और इस पार्ट में करंट आ रहा है और इधर से बाहर जा रहा है, एक पार्ट दिया सर्किट का। यहां से यहां तक टोटल वोल्टेज, ये टोटल वोल्टेज 40 है, ध्यान से सुनो, ये 40 वोल्ट है और इतने पार्ट में 20 है। ये टोटल 40 है, इतने पार्ट में 20 आया, मतलब ये वाला वोल्टेज 20 आ गया। इसके क्रॉस 20 आ गया, ये 20 तो बचा हुआ 20। तो ये 20 वोल्ट इसके क्रॉस आया, इसका रेजिस्टेंस 5 है, तो करंट आ गया 4 एम्पियर। ये रीडिंग आ गई, ठीक है, पहला पॉइंट। अच्छा फिर ध्यान से सुनना, ये 4 एम्पियर का कोई भी पार्ट इसमें नहीं जाएगा क्योंकि आइडियल वोल्ट मीटर है, तो इसमें करंट कितना रहेगा? 0। तो ये 4 एम्पियर इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये 4 एम्पियर इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसमें तो आइडियल वोल्ट मीटर में तो करंट चलता ही नहीं है, तो ये 4 एम्पियर इन दोनों में डिवाइड हो रहा है। और हमने पढ़ा है करंट डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, मान लीजिए दो पैरेलल में हैं और आई टोटल मालूम है, तो L1 में निकालना है, तो दिस इज L2 आई टोटल अपॉन L1 प्लस L2, ठीक है ना। I1 निकालना है, इसमें करंट निकालना है, ये वाला करंट निकालना है, तो ये करंट निकालना है 2
हेनरी में निकालना, ऊपर आ जाएगा 4 हेनरी इंटू टोटल करंट 4 एम्पियर डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2 दैट इज 6। ठीक है, तो दिस करंट इज कमिंग आउट टू बी, उसकी वैल्यू आ रही है 8/3, इधर 8/3, ऐसे इसमें करंट निकल जाएगा। ठीक है, 15 एम्पियर। अरे बाप रे हितेश, गड़बड़ कर दी। ठीक है, क्लियर है कैसे काम करना है? ये वाला करंट निकालना, ये भी निकालना, L2 में करंट निकालना, इसमें करंट निकालना। 4 एम्पियर का कितना पार्ट इसमें जाएगा, तो ऊपर 2 आ जाएगा, आई टोटल 4 है और नीचे L1 प्लस L2, 4/3 यानी 8/3। आगे बढ़े, चलो नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। ग्रोथ सर्किट, अब वो आपने बोला था ना सर बीच में करंट कैसे निकालेंगे वगैरह वगैरह, वो देखते हैं। इसमें सबसे पहले अपन समझेंगे एक शानदार कॉन्सेप्ट कि कैसे आप आरसी सर्किट में और एलआर सर्किट में फंक्शंस लिख सकते हैं। अरे बनेंगे बनेंगे भाई, बहुत ध्यान से सुने। जो एलआर सर्किट है उसका एनालिसिस इट इज वेरी क्लोज टू ऑलमोस्ट सेम एज एनालिसिस ऑफ आरसी सर्किट। तो क्या होता है यहां पे, इसमें ध्यान से सुने, कैपेसिटर सर्किट में चार्ज धीरे धीरे चेंज होता है, जैसे आपने चार्जिंग के लिए रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटर लगाया आपने, तो उसका चार्ज धीरे धीरे बढ़ता है, सडनली नहीं बढ़ता है, इन्फिनिट टाइम लेता है, तो चार्जिंग सर्किट। तो यहाँ चार्ज सडनली चेंज नहीं होता, वो टाइम के साथ ग्रेजुअली चेंज होता है। ऐसे यहाँ पर रेजिस्टेंस के साथ यदि इंडक्टर है तो उसमें करंट सडनली चेंज नहीं हो सकता, उसमें करंट सडनली नहीं बढ़ेगा, वो ग्रेजुअली बढ़ेगा। और जैसे चार्ज बढ़ता है वैसे करंट बढ़ेगा, दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग सिमिलैरिटी, उसका फायदा उठाना है। ठीक है, तो क्या है दोनों में सिमिलैरिटी, समझते हैं। पहले आपको मैं बताता हूं प्योर इम्प्योर का फंडा। बहुत ध्यान से सुनना, जैसे ये एलआर सर्किट आपको दे रहेगा, नोट करने को मिलेगा आगे, और t इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज किया, तो इसमें करंट ग्रेजुअली बढ़ेगा और वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा। यहाँ पे हर क्वांटिटी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पैटर्न कैसा रहेगा, दो तरह के फंक्शंस लिखते हैं अपन, एक में आता है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, और एक कांस्टेंट आता है यहाँ, और दूसरे में एक कांस्टेंट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। यही पैटर्न इधर भी फॉलो होगा, आइडेंटिकल। आरसी सर्किट एलआर सर्किट दोनों में फंक्शनल एनालिसिस आइडेंटिकल है। ये जो टाउ है, जो टाइम कांस्टेंट है आरसी सर्किट में आर इंटू सी, और यहां पर इसकी जगह आ जाएगा एलआर सर्किट में एल बाय आर। ठीक है, और हमको ये समझना है कि कब ये 1 माइनस आएगा, कब 1 नहीं आएगा। तो मैंने इनको अपना नाम दिया, शायद पहले भी ये यूज किया है नाम। ये जो फंक्शन, इसको कहा इम्प्योर फंक्शन, इसमें 1 भी आ जाता है, इसमें 1 नहीं आता, तो इसको मैंने अपने लिए नाम दिया प्योर फंक्शन। राम और श्याम देने के बजाय, सीता गीता देने के बजाय प्योर इम्प्योर नाम दे दिया। इसमें कांस्टेंट नहीं आता है, इसमें ये 1 नहीं आता, इसमें 1 आ जाता है। तो बस ये दो ही तरह के फंक्शंस हो गए, इम्प्योर और प्योर। और कैसे डिसाइड करते हैं, बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया। जो कोई भी क्वांटिटी t इज इक्वल टू 0 पे 0 है, वो इम्प्योर फंक्शन से एक्सप्रेस होगी। जो क्वांटिटी इनिशियली 0 है वो इम्प्योर, और जो नॉन जीरो है वो प्योर। ये समझा रहा हूं, घोटना नहीं है, इसलिए शॉर्ट ट्रिक नहीं है। तो यहां पर आप देखो t इज इक्वल टू 0 रख के देखो,
t इज इक्वल टू 0 पे ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर 0 दैट इज 1 माइनस 1 ये 0। तो ये वो क्वांटिटी है जो t इज इक्वल टू 0 पे 0 जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 मिलेगी और हर जगह फिर फाइनल वैल्यू नॉन जीरो। कॉमन सेंस, इनिशियल वैल्यू भी 0 फाइनल वैल्यू भी 0 मतलब वो क्वांटिटी थ्रू आउट 0 है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो इनिशियल वैल्यू 0 है, जैसे कैपेसिटर का चार्ज इनिशियली 0 है, जब वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो नॉन जीरो हो जाएगा ना चार्ज उसका। कॉमन सेंस वाली बात है, नहीं तो फिर हो क्या रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है इसका मतलब। तो यहां इम्प्योर फंक्शन कहां यूज करेंगे, जहां इनिशियल वैल्यू 0 है। एक ही चीज याद रखना है बस। और ये कहां यूज करेंगे, जहां इनिशियल वैल्यू नॉन जीरो है। ये नहीं घोटना, ये भी नहीं घोटना, ये भी नहीं घोटना, ये भी नहीं घोटना, सिर्फ घोटना भी क्या ये समझ में आ जाएगा, ये याद रखना है। इसमें देखो t इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ कांस्टेंट आता है, सपोज ये a है तो t इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो t इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू आती है, मतलब ये इनिशियल वैल्यू ही हुई। t इज इक्वल टू 0 पे जो भी कांस्टेंट है वही वैल्यू मिलेगी। तो a फंक्शन में t की जगह 0 रखा तो a e टू द पावर 0 e टू द पावर 01 आता है तो a आएगा। तो ये इनिशियली नॉन जीरो है और ये फिर फाइनली 0 हो जाएगा। अरे बहुत इजी है, डिस्चार्ज कर रहे हैं कैपेसिटर को तो इनिशियली चार्ज है ना, और डिस्चार्ज होने के बाद वो चार्ज कितना हो जाएगा बताओ, वो 0 होगा। तो ये पैटर्न बहुत इजी है। वैसे ही पहले पूरी बात सुन लो बेटा, जिस किसी भी क्वांटिटी की इनिशियल वैल्यू 0 आएगी उसके लिए ये वाला फंक्शन लिखेंगे, और जिस क्वांटिटी की इनिशियल वैल्यू नॉन जीरो आएगी उसके लिए ये वाला फंक्शन यूज होगा। अब यहां पे क्या आता है भी समझो, कॉमन सेंस। ये क्लियर है ना कि ये इनिशियल वैल्यू 0 इनिशियल वैल्यू नॉन जीरो, इतना तो क्लियर है वैदे ही बेटा, इतना क्लियर है, सबको क्लियर है ना, सब यस बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर इस एक्सप्रेशन बताओ इनिशियल वैल्यू रखोगे क्या, अरे इनिशियल वैल्यू 0 रख दी तो खत्म हो गया सब। तो यहां पर हमेशा फाइनल वैल्यू आती है, ये उस क्वांटिटी के लिए जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 होती है तो यहां पर फाइनल वैल्यू आएगी, और यहां पर इनिशियल वैल्यू आएगी। ये भी घोटने की जरूरत नहीं, जो नॉन जीरो वो वैल्यू आ जाएगी। इनिशियल और फाइनल दोनों में जो नॉन जीरो वैल्यू वो, ठीक है, वो यहां आ जाएगी। तो इस तरह से आप बहुत फटाफट फंक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करा दूं, मजा आएगा आपको फंक्शन लिखने में, एक एक स्टेप में फंक्शन लिख पाएंगे बिना मेमोराइज किए। ध्यान से सुने आप, प्लीज पे अटेंशन। ग्रोथ सर्किट जिसमें करंट ग्रो करता है, ग्रोथ सर्किट पहले सुनना बेटा बहुत ध्यान से, फिर आप स्क्रीनशॉट लेना, अभी बहुत कुछ लिखना है। आप मुझे बताओ, जैसे अपने को करंट फंक्शन लिखना है, करंट फंक्शन लिखना है, तो जैसे स्विच क्लोज किया तो करंट कितना रहेगा मुझे बताओ, जैसे स्विच क्लोज किया करंट कितना रहेगा, ई बाय आर लिख रहे हैं, अरे करंट 0 रहेगा भाई, करंट सडनली चेंज नहीं हो सकता है। तो करंट जो है वो t इज इक्वल टू 0 पे 0 है, मतलब इनिशियल वैल्यू 0 यानी इम्प्योर फंक्शन, इम्प्योर फंक्शन। और देख लो इसकी इनिशियल वैल्यू 0, फाइनल वैल्यू कितनी आ रही, फाइनली जब स्विच क्लोज कर देंगे फाइनली स्टेडी स्टेट में इसको आइडियल कंडक्टर से रिप्लेस कर देंगे तो ई बाय आर, है ना, स्टेडी स्टेट में भाई वो हट जाएगा, ये स्टेडी स्टेट फाइनली, तो फाइनली वो नॉन जीरो आ रहा है। तो ये जैसे देखा t इजिकल टू 0 पे 0 इम्प्योर फंक्शन, तो आपने लिखा कांस्टेंट 1 माइनस ई माइनस टी बाई टाउ, टाउ की जगह एल बाय आर आता है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब ये करंट फंक्शन लिखना है तो बताओ यहां पर इनिशियल वैल्यू रखोगे क्या, अरे कैसे आएगी, तो फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू देख के बता सकते हैं कितनी आ जाएगी, ई बाय आर। बहुत इजीली लिख पाओगे आप, ई बाय आर ये कौन है, ई बाय आर वाले, अच्छा ये फाइनल वैल्यू ई बाय आर वाले, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब सपोज एक और फंक्शन लिखना है, ध्यान से सुनना, यदि अपने को इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप एस फंक्शन लिखना है, एस फंक्शन ऑफ टी लिखना है, तो जैसे सुनो ध्यान से, जैसे स्विच क्लोज किया करंट 0 है, करंट 0 है तो वी आर कितना इनिशियली 0, इनिशियली एट टी इज इक्वल टू 0, वी आर 0 है तो ये पूरा की पूरा ईएमएफ इसके क्रॉस आएगा,
ये जीरो हो गया क्योंकि करंट जीरो है, तो पूरा ईएमएफ इसके अक्रॉस, तो ये इनिशियली नॉन जीरो है। वीएल इनिशियली ई है, वीएल एट टी इज इक्वल टू जीरो इज ई, तो ये इम्प्योर फंक्शन नहीं है, दिस इज प्योर फंक्शन। प्योर है तो अ कांस्टेंट ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ वीएल। और बताओ यहाँ पे फिर इनिशियल वैल्यू ये है, फाइनल वैल्यू कितनी आएगी, जीरो, तो यहाँ तो नॉन जीरो वैल्यू आएगी। और एक और लिख देता हूं, वी आर, बहुत ध्यान से सुनना, वी आर टी इज इक्वल टू जीरो पे कितना है, जीरो, तो वी आर जो है, वी आर एट टी इज इक्वल टू जीरो इज जीरो, इम्प्योर। तो ब्रैकेट वन माइनस ई माइनस टी बाय टाउ। अब बताओ इनिशियल वैल्यू तो इसकी जीरो है, तो यहाँ इनिशियल वैल्यू आएगी क्या, नहीं, फाइनल वैल्यू बताओ। फाइनल स्टेडी स्टेट में इसके क्रॉस कितना है, इंडक्टर के क्रॉस कितना है, जीरो, तो वी आर किसके बराबर, you can write any function, you can write any function on the spot। यस 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 बेटा, ये एक्सपोनेंशियल के लिए आरसी और एलआर सर्किट में, बाकी जगह नहीं है मांग, ठीक है। अब आरसी सर्किट में भी अपन लिख लेंगे, एक आध क्वेश्चन देख लेंगे उसका, ऑन द स्पॉट एक स्टेप में कैसे लिखना है समझ में आना चाहिए। चलो अजीत, आरसी सर्किट में नहीं समझ में आया था, अब समझ में आ गया। चलो बहुत बढ़िया। टाउ की वैल्यू एल बाय आर होगी बेटा, टाउ की वैल्यू एल बाय आर लेते हैं अपन। और फिर ग्राफ्स देखो, सिर्फ दो ही तरह के ग्राफ्स मिलेंगे आपको, बहुत ध्यान से सुनना, प्योर और इम्प्योर, प्लीज पे अटेंशन। इसका स्क्रीनशॉट बाद में लेना, मेरे को समझाने दो। जैसे करंट ग्रोथ सर्किट में हमने देखा, जैसे स्विच क्लोज करेंगे करंट कितना रहेगा, जीरो, जीरो, इनिशियली जीरो तो फाइनली नॉन जीरो। इम्प्योर फंक्शन, इनिशियली जीरो है और फाइनली नॉन जीरो, उसको कितना टाइम लगेगा, इनफाइनाइट टाइम, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। ये जो ग्रोथ सर्किट है, इसमें इनिशियली करंट जीरो है, फाइनली ई बाय आर है, आराम से देखो आप, यहीं पे अपन सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो ये क्वांटिटी जो इम्प्योर फंक्शन है वो जीरो है इनिशियली, इसलिए इम्प्योर है, वो जीरो से चालू होगी और फाइनल वैल्यू कितनी है उसकी, ई बाय आर, वहां तक इनफाइनाइट टाइम। तो ये जो स्टेडी स्टेट करंट है ई बाय आर आएगा, और फिर ये स्लोप बताता हूं मैं, ठीक है। ये जो स्लोप है बड़े काम का, ये आईटी ग्राफ है, इसका स्लोप करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, इसका स्लोप आएगा डी आई बाई डी टी, इसका स्लोप आएगा डी आई बाई डी टी। और सुनिए, t इज इक्वल टू जीरो का स्लोप है, यदि टेन अल्फा ही लिया अपन ने, टेन अल्फा क्या, t इज इक्वल टू जीरो का स्लोप, t इज इक्वल टू जीरो पे करंट जीरो है तो वी आर जीरो है, ये पूरा की पूरा वीएल ई के बराबर है, तो डी आई बाई डी टी होता है ई वी एल बाय एल, इनिशियली ये ई बाय एल हो जाएगा, इनिशियली सिर्फ ई बाय एल, ठीक है। तो बोथ नॉन जीरो, प्रशांत बेटा वो भी केस अपन देख लेंगे, लेकिन अभी स्टैंडर्ड केसेस देख लें, बेस तैयार कर ले। तो यहां पर ये जो डीआईबिलिटी है, इनिशियल स्लोप है, वो ई बाय एल है, उसको यहां से समझ लो, इनिशियली वीएल ई है तो इनिशियली डीआईबिलिटी ई बाय एल है। अच्छा, और जैसे वीएल की बात करें, वीएल इनिशियली है, ये टी इज इक्वल टू जीरो पे नॉन जीरो है, तो ये प्योर फंक्शन, ये इनिशियली नॉन जीरो और ये फाइनली कितना हो जाएगा, जीरो, तो ये नॉन जीरो वैल्यू से चालू होगा और ये जीरो हो जाएगा। और एक पॉइंट और, ये टाइम कांस्टेंट जो है एल बाय आर, वो कैसे मिलेगा, ये टाइम कांस्टेंट के बराबर होता है आई इन्फिनिटी बाय टेन अल्फा, ये होता है टाइम कांस्टेंट आई इन्फिनिटी। स्टेडी स्टेट में करंट बताओ, स्टेडी स्टेट में करंट, ये आइडियल कंडक्टर से रिप्लेस हो जाएगा तो ई बाय आर, स्टेडी स्टेट में ये आइडियल कंडक्टर से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये करंट आ जाएगा ई बाय आर, तो इसकी जगह लिखेंगे ई बाय आर, यहां लिख दिया मैंने ई बाय आर, और टेन अल्फा भी बताया, टेन अल्फा नीचे ई बाय एल, ये कैंसिल हो जाएगा, एल बाय आर टाउ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये हटा देता हूं,
आप स्क्रीनशॉट ले लो। कि L इज इक्वल टू सी आर स्क्वायर होगा। हेमांग आपने क्या लिखा मुझे बहुत क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है। L is equal to CR square. Dimensionally, yes, dimensionally it is equivalent. Dimensionally only, but not equality always. हेमांग ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? कोई डाउट है स्क्रीन पे जो लिखा है उसमें तो बताओ। नहीं, नहीं कर सकते बेटा, दोनों अलग अलग सर्किट्स हैं, बिल्कुल अलग अलग सर्किट्स हैं। स्लोप बता दो एक बार, दुष्ट भाई। ये जो इनिशियल एंगल है इससे इनिशियल स्लोप मिल रहा है। स्लोप होता है di/dt, और di/dt मिलता है VL/L से। VL/L, और इनिशियली VL किसके बराबर है? E के बराबर। ये आप नोट कर लो, टाइम कांस्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। L/R is time constant, time when 63.8% of change is complete. सेम डेफिनेशन जैसे आरसी सर्किट में थी। इट इज द टाइम व्हेन 63.8% ऑफ चेंज इज कंप्लीट। ठीक है, और इसका मतलब ये है, सुन लो, ग्रोथ सर्किट में करंट बढ़ता है, करंट को जीरो से फाइनल वैल्यू तक जाना है, जीरो से फाइनल वैल्यू तक जाना है। जब तक ये 63.8% बढ़ जाता है तब तक टाइम हो जाएगा टाउ के बराबर। इस टाइम तक कितना इंक्रीमेंट कंप्लीट हो जाएगा? 63.8%। वो बढ़ के फाइनल का 63.8% हो जाएगा, मतलब 0.638 टाइम्स फाइनल हो जाएगा। ये याद रखना अपने को। और हाफ लाइफ इज द टाइम व्हेन 50% चेंज इज कंप्लीट। हाफ लाइफ इज द टाइम व्हेन 50% चेंज इज कंप्लीट। और उसका फॉर्मूला ln2 इंटू टाउ, हाफ लाइफ का है ln2 इंटू टाउ, दैट इज 0.7 इंटू टाउ। टाइम व्हेन करंट इज हाफ द फाइनल, और जब रिड्यूस हो रहा है तो हाफ द इनिशियल। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया? क्लियर है? ये याद रखने का, ये तो सिर्फ याद रखने का, नथिंग एल्स। और ये के आरसी सर्किट में एज इट इज था। अब ग्राफ्स जो हैं एक बार फिर से बता देता हूं। जैसे ग्रोथ सर्किट में कोई भी ग्राफ ड्रॉ करना है, कोई भी फंक्शन लिखना है, एक ही कॉन्सेप्ट है भाई। बस ये देखना है कि वो इनिशियली जीरो है कि नॉन जीरो। बहुत ध्यान से सुनो। जैसे ही आपने स्विच क्लोज किया तो VR कितना रहेगा? क्योंकि करंट जीरो जीरो, तो VR का ग्राफ ड्रॉ करना है। बहुत ध्यान से सुनो, VR का ग्राफ बस ये देखना है, इनिशियली जीरो है वो, फाइनल वैल्यू उसकी E के बराबर होती है, क्योंकि VL जीरो हो जाएगा फाइनली। ये VR का ग्राफ हो गया, क्योंकि वो इम्प्योर फंक्शन है, जीरो से फाइनल वैल्यू तक जा रहा है। VL का ग्राफ ड्रॉ करना अपने को। जैसे स्विच क्लोज किया t इज इक्वल टू जीरो पे ये E के बराबर है, क्योंकि ये जीरो है, तो इनिशियली नॉन जीरो, फाइनली स्टेडी स्टेट में वो जीरो हो जाएगा। अरे कोई ग्राफ इन दोनों के बाहर नहीं जाता है। इन वाले रिलेशंस एज इट इज लगेंगे, इन वाले। ठीक है, अब करंट डीके सर्किट चलो देख लेते हैं। लास्ट आज का ये टॉपिक है, ध्यान से सुने, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसा है कि भाई पहले स्विच इस पोजीशन में, स्विच इस पोजीशन में बहुत लंबे समय तक स्टेडी स्टेट एक्वायर कर लिए। ये स्विच की पोजीशन है ना, करंट एरो नहीं है। तो यहां पे यदि अपने को करंट पूछा है तो हम निकाल सकते हैं E/R। इस लूप में करंट है E/R। और अब
हम इस स्विच को इधर शिफ्ट कर देते हैं। जैसे ही स्विच को इधर शिफ्ट किया, ये तो ओपन सर्किट, ये तो गया काम से, ये तो हट जाएगा। और ये जो करंट है जो इनिशियली है, जस्ट आफ्टर स्विचिंग भी करंट वही रहेगा। ये करंट बना नहीं रहेगा, क्योंकि करंट को मेंटेन करने के लिए एनर्जी सोर्स चाहिए। यस बेटा, पूजा यू कैन कॉल। ठीक है, हाँ एलएन वाला आएगा आगे, फिर वही बात सब कवर करने वाला हूं। एलएन वाले सारे रिलेशन यूज कर सकते हैं। आई नॉट जो है वो सडनली जीरो नहीं होगा, ग्रेजुअली जीरो होगा। तो बहुत ध्यान से सुने, फिर स्क्रीनशॉट लेना है। जो मैं एडिशनल लिखना चाहता हूँ वो लिख दूं पहले। यहां जो करंट है, यदि करंट फंक्शन लिखना है, वो ग्रेजुअली जीरो होगा। तो इनिशियली करंट है, तो करंट नॉन जीरो है, तो ये प्योर फंक्शन, क्योंकि इनिशियली है। प्योर फंक्शन कैसे लिखते हैं? प्योर फंक्शन में इधर e⁻t/टाउ, और इनिशियल वैल्यू नॉन जीरो है, तो जो नॉन जीरो वैल्यू वो आ जाएगी, और वो वैल्यू यहां से, ये सर्किट दे रखा है तो लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट ध्यान से सुनना। एक एल एक आर दोनों हमेशा पैरेलल में है, तो ये दोनों बराबर रहेंगे। ठीक है, दोनों बराबर रहेंगे। हर इंस्टेंट पे ये दोनों के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहेगा। और वी आर लिखना है टी इज इक्वल टू जीरो पे, टी इज इक्वल टू जीरो पे वी आर इज आई नॉट आर, और है करंट है तो वी आर भी है। टी इज इक्वल टू जीरो पे वी आर इज आई नॉट आर, करंट है तो वी आर भी है। तो ये है नॉन जीरो, तो अगेन प्योर फंक्शन। और दोनों हमेशा बराबर, तो दोनों एक, दोनों आइडेंटिकल फंक्शन, दोनों हमेशा बराबर, एक ही फंक्शन से दोनों को एक्सप्रेस करेंगे। तो वी एल इज इक्वल टू वी आर इज इक्वल टू e⁻t/टाउ, और इनिशियल वैल्यू यहां आ जाएगी आई नॉट आर या वी नॉट, जो भी लिखना है, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। और लास्ट पॉइंट, यदि अपने को पूछते कितनी हीट डिसिपेट होगी, तो अब कोई बैटरी तो है नहीं एनर्जी सप्लाई करने के लिए इसको। जो भी इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड है वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट होगी। तो टोटल हीट यदि लिखना है तो दैट इज हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। ठीक है। ओके कशिश, ठीक है। हीट जितनी इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड है वही हीट के फॉर्म में डिसिपेट होगी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। व्हाट इज द यूज ऑफ दैट आर रेजिस्टेंस एंड क्रॉस साइन? अरे दुष्ट, जब ये स्विच इधर शिफ्ट कर दिया तो ये ब्रांच ओपन हो गई। और यदि अपने को इनिशियल करंट निकालना है, जब ये यहां था, तो E/R आएगा ना। सुनते नहीं है बात, पता नहीं कहाँ रहते हैं। KF, दुष्ट KF, समझे? चलो, तो इसमें फॉर प्योर एक पॉइंट और कवर कर लेते हैं, 4 मिनट बाकी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फॉर प्योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फैक्टर ऑफ चेंज इन गिवन इंटरवल इज ऑलवेज सेम। या ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। आप लोग होमवर्क क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, अपने डाउट क्वेश्चंस भेजते जाओ। ठीक है, फिर मैं ग्रुप पे सारे क्वेश्चंस एक साथ भेज दूंगा, आप अटेम्प्ट करना और वो क्लास में डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रेंट वाले क्वेश्चंस आप भेजना चाहते हैं, एनएलएम का कोई पार्ट आपको टफ लग रहा है, एकदम सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस भेजोगे तो बेटा मैं नहीं बता रहा, क्योंकि इतने सारे डाउट्स आ रहे हैं, इतने सारे डाउट्स आ रहे हैं, तो मेरे को सिलेक्ट करना है। आप अपने सब्जेक्ट मेंटर्स से टच में रहें। ठीक है। दृष्टि बेटा, यदि मैसेज आपका बहुत नीचे चला गया होगा ना तो नहीं देख पाया होगा, आप वापस भेज देना। ऐसा नहीं कि दृष्टि के डाउट्स तो देखना ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। दृष्टि आप भेज देना बेटा वापस, कई बार हो जाता है ऐसा। डिस्कशन आज अपन फ्राइडे को कर लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे को या सैटरडे को।
ठीक है, awesome teaching. अरे कब का हो गया बेटा हेमांग? चलो बाय बेटा, टेक केयर, बाय। BB2 तक ही आएगा SRG में तो। हाँ चैप्टर खत्म होने वाला है, 2 लेक्चर में खत्म हो जाना चाहिए, 2 या 3।